हाय स्टूडेंट्स। दक्षिणी पर्वतीय दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ये अंतिम वीडियो है। आप कहेंगे सर इतना इजी सब्जेक्ट और आप तो इसे बहुत बढ़ा दिए हो। चाहता हूं कि कोई जानकारी आपसे बचे नहीं, हर चीज के बारे में आप जानो, इस लॉकडाउन का पूरा पूरा फायदा उठाओ, ताकि जब भी स्कूल में जाओ आपके सामने कोई भी चीज आए उसमें आप आगे बढ़कर दिखाओ, अपने आप को प्रदर्शित करो कि मुझे ये चीजें आती हैं। जब तक हम इन क्षेत्रों के बारे में, जब तक हम इन चीजों के बारे में नहीं जानेंगे, कौन सी चीज कहाँ स्थित, कौन सा पर्वत कहाँ स्थित, तब तक हम ज्योग्राफी का कुछ नहीं जान पाएंगे। आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं, केवल 5 या 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो वास्तव में एक्टिव लग रहे हैं कि हाँ वो पढ़ रहे हैं। इतने व्यूज आते हैं लेकिन इतने व्यूज में एक्टिवेशन बहुत कम है। मैं चाहता हूं आप एक्टिव हो जाएं। कितना देता हूं? 15 मिनट, 16 मिनट लास्ट पर डे। इतना तो कम से कम आप देख सकते हैं कि 16 मिनट के वीडियो को 2 या 3 बार देखें। जितनी अच्छी बातें हैं वो लिखें, नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठें। मानचित्र जिनको बनाना आता है वो मानचित्र बनाकर लिखें, अन्यथा मैं जैसे बोल रहा हूं उनको पॉइंटों के आधार पर बनाकर आप लिख सकते हैं। इसलिए ज्योग्राफी एक सरल सब्जेक्ट तभी बनेगा जब आप सक्रिय रहेंगे। चलिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ, यही अच्छा है कि आप वीडियोस देखते हैं। अब देखते हैं हमने पढ़ लिया क्या क्या। पहले मैं आपको बता दूं, हमने सबसे पहले पढ़ा अरावली पर्वतमाला। अरावली के बाद में हमने पढ़ा मालवा का पठार, इसके बाद में यहाँ विंध्याचल पठार पर्वत, इसके बाद में यहाँ सतपुड़ा श्रेणी के बारे में पढ़ा। छोटा नागपुर का पठार पढ़ लिया। छत्तीसगढ़ का मैदान या हम कहें गोदावरी का महानदी बेसिन पढ़ लिया है। दक्कन पठार पढ़ लिया। इन चीजों को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। हेडिंग डाल लीजिए, पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत आप देख रहे हैं यहां से लेकर तापी नदी के मुहाने से लेकर नीलगिरी की गांठ तक। ये गांठ किसकी है? नीलगिरी। गांठ किससे कहते हैं? 2-3 धागों को आपस में जोड़ेंगे तब गांठ बनती है। यहाँ 2-3 पर्वत आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये पर्वतों की गांठ है, इसीलिए इसे नीलगिरी की गांठ कहा जाता है। गांठ ग्रंथि ये सलंग है, समानांतर है पूरा का पूरा। पूर्वी घाट देखो टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन पश्चिमी घाट पर्वत पूरा का पूरा समानांतर है। ये पर्वत नहीं है, एक किनारा है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा इस प्रकार है। अगर आप यहां खड़े हैं तो ये पर्वत दिखाई नहीं देता है, लेकिन यदि आप यहां खड़े हैं तो ये बहुत ऊंचा पर्वत दिखाई दे रहा है। इसलिए ये पर्वत नहीं, किनारा है। आप जानते हैं अफ्रीका से ये प्लेट टूटकर अलग हुई है, तो आप जानते हैं मोटी चीज को हम तोड़ेंगे तो उसमें एक कगार बन जाएगा, किनारा बन जाएगा। ये किनारा है। यहां से पर्वत नजर आता है, यहां से पर्वत नजर नहीं आता है। यहां से बस थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, बाकी ढलान इस तरफ है। ऐसा ही पूर्वी घाट है। यहां खड़े रहेंगे आप मैदान में, आगे तो फिर समुद्र आ जाता है। यहां खड़े हैं तो आपके सामने बहुत बड़ा पर्वत है, लेकिन अगर आप यहां खड़े हैं तो ये पर्वत नहीं है। लेकिन फिर भी इनके नाम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत हैं। समझाने के लिए था ये तो। अब लिखना शुरू करो। पूर्वी घाट पर्वत शुरू होता है तापी नदी से लेकर नीलगिरी की गांठ तक क्रमशः है। उससे पहले हम देख लेते हैं 3 पर्वत श्रेणियां यहां हैं। जो 3 पर्वत, सौराष्ट्र तट कहलाता है। ऊपर वाला कच्छ कहलाता है, नीचे वाला सौराष्ट्र कहलाता है। इसको सौराष्ट्र तट भी कहा जाता है।
इसको सौराष्ट्र तट कहा जाता है। यहाँ जो तट है उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नीचे जो तट है उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इधर जो तट है उसको कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो तट है उसे उत्तरी सरकार तट माना जाता है। ये तट है, आप लिखते रहिए। यहां पर जो तट है वो सौराष्ट्र तट, ये कोंकण तट, यहां वाला तट है मालाबार तट, ये वाला तट कहलाता है कोरोमंडल, और ये वाला तट उत्तरी सरकार तट कहलाता है। यहां पर 3 पर्वत श्रृंखलाएं आपको नजर आ रही है। नीचे वाली जो पर्वत है वो है गिर पहाड़ियां, गिर की पहाड़ियां। दूसरे नंबर पर यहां और तीसरे नंबर पर यहां 2 और पर्वत हैं। यहां पर बारदा और मांडल, बारदा की पहाड़ियां और मांडल पहाड़ियां, 3 पहाड़ियां हैं। गिर जो पहाड़ियां हैं वहां की विशेषता है कि वहां सवाना घास के मैदान है। सवाना घास पाई जाती है। सवाना घास कैसी होती है? कंटीली होती है, झाड़ी नुमा होती है। कहां पाई जाती है सबसे ज्यादा सवाना घास? अफ्रीका महाद्वीप में। आप भी जानते हैं एशियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर आई है, तो ये हिस्सा भी अलग होकर आया। इसीलिए इस सवाना घास के मैदानों में एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर, लोयन, एशियाई शेर पाए जाते हैं जो पूरे एशिया में कहीं नहीं पाए जाते। शेर एशिया में कहीं नहीं पाए जाते, केवल गिर की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। वैसे शेर कहां पाए जाते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ये सवाना घास के मैदान, ये शेर, ये तट, इन सबको देखते हुए ये कहा जाता है कि इंडियन प्लेट है वो अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग हुई है। तो कुछ शेर यहां रह गए, अपने परिवार से बिछुड़ गए, जो अब धीरे धीरे खिसकता रहा तो ये यहीं बने रहे। वर्तमान में भी यहाँ बहुत सारे शेर पाए जाते हैं। कौन से शेर? एशियाई शेर। ये तो हो गई सौराष्ट्र के अंदर की पहाड़ियों की बात। अब चलते हैं पश्चिमी घाट के पास। पश्चिमी घाट, आपके सामने 2 चोटियां यहां दिखाई दे रही हैं, 2 चोटियां यहां पर स्थित है। सबसे ऊपर ही ऊपर जो चोटी आपको दिखाई दे रही है उसका नाम है कालसुबाई। कालसुबाई, यह पश्चिमी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। उत्तरी पश्चिमी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी है कालसुबाई। कालसुबाई के नीचे एक और चोटी आपको दिखाई दे रही है जिसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की चोटी, कालसुबाई, महाबलेश्वर। इसके बाद में आता है ये चोटी, इसका नाम है कुद्रेमुख। इस चोटी का नाम है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख चोटी के नीचे एक और चोटी आपको दिखाई दे रही है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी चोटी, ब्रह्मगिरी चोटी से ही कावेरी नदी निकलती है और तमिलनाडु में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 4 चोटियां मैंने आपको बता दी। इस पश्चिमी घाट पर्वत की चोटियां हैं। पश्चिमी घाट के नीचे हेडिंग डाल लीजिए नीलगिरी की गांठ। नीलगिरी गांठ, गांठ किसे कहते हैं मैंने आपको बताया, 2 धागों को जोड़ेंगे तो गांठ बन जाएगी। ऐसे 2 पर्वत जब एक जगह आकर जुड़ते हैं तो गांठ बन जाती है। इससे पर्वत अलग होता है। पूर्वी घाट पर्वत जुड़ा होता है, इधर ये नीचे वाले कार्डमम और नामलाई पहाड़ियां जुड़ी होती हैं। इसीलिए यहां एक गांठ बन गई है, नीलगिरी की गांठ इसे कहा जाता है। ये एक पर्वतीय गांठ है। नीलगिरी की गांठ की विशेषताएं मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं। नीलगिरी 3 राज्यों में फैली हुई है।
कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। केरल सबसे पहले ले लेते हैं। केरल, केरल के जो सदाबहार वन हैं, सदाबहार वन, केरल के जो सदाबहार वन हैं जिनको साइलेंट वैली, साइलेंट वैली या शांत घाटी कहा जाता है, कहां स्थित है? नीलगिरी की गांठ पर स्थित है। केरल के सदाबहार वन, साइलेंट वैली या शांत घाटी कहां स्थित है? नीलगिरी की गांठ पर स्थित है। यहीं पर केरल का एक पर्यटक स्थल है, ऊटी, नाम सुना होगा, ऊटी या उटक मंडल, स्थानीय भाषा में इसे उटक मंडल भी कहा जाता है। ऊटी या उटक मंडल भी कहां स्थित है? नीलगिरी की गांठ पर ही स्थित है। नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। यह बात हो गई नीलगिरी की। अब बात करते हैं नीचे वाले जो पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें एक गांठ है, इस गांठ की चर्चा करेंगे हम, क्योंकि ये तीन तरफ के पर्वत श्रेणियां आकर इसमें मिली हुई हैं। आपको दिखाई दे रही है ये गांठ, इस गांठ को कहा जाता है अनाईमुदी, मुदी, अनाईमुदी गांठ है। देखो इस गांठ से तीन तरफ पर्वत निकल रहे हैं, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, एक उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ और उत्तर पूर्व की तरफ। उत्तर की तरफ जो पर्वत है उसका नाम है अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई। और अन्नामलाई पहाड़ी कहां स्थित है? अन्नामलाई और नीचे की तरफ जो पहाड़ी है उसका नाम है कार्डामम, कार्डामम। इसी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, इलायची, कार्डामम पहाड़ी को ही कहा जाता है। ये दोनों पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। जो बाहर निकली हुई पर्वत दिखाई दे रही है आपको, बाहर की तरफ जो पर्वत दिखाई दे रहा है, इस पर्वत का नाम है पालनी, पालनी। पालनी पूरी तरह से तमिलनाडु में है, पालनी श्रृंखला पूरी तरह से तमिलनाडु में है। यहां आपको एक दर्रा दिखाई दे रहा है, जहां पर्वत छीन होता है वहां दर्रा बनता है, उसमें से आने जाने के लिए रास्ता बना दिया जाता है। यहां आपको एक दर्रा दिखाई दे रहा है, इस दर्रे को कहा जाता है पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कहां स्थित है? अन्नामलाई और अन्नामलाई और नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? पालघाट दर्रा। इसे स्थानीय भाषा में पल्लकाड़ दर्रा भी कहा जाता है, पल्लकाड़ गैप, क्योंकि यहां एक जिला है पल्लकाड़ केरल में, उस जिले के नाम पर इसका नाम भी पड़ा है, पल्लकाड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर दो दर्रे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। यह है भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, यहां मुंबई है। भोरघाट दर्रा कहां है? महाराष्ट्र में।
मुंबई से पुणे होते हुए, बेंगलोर होते हुए चेन्नई तक जाने वाली सड़क इसी दर्रे से गुजरती है। मुंबई से चेन्नई कौन सी सड़क जाती है? NH4। ऊपर जो आपको दर्रा दिखाई दे रहा है, दो दर्रों की बात कर चुका हूं, पालघाट दर्रा या पलक्काड़ गैप, भोरघाट दर्रा। पलक्काड़ गैप से यहां पर केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम से तमिलनाडु के मदुरई जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? पालघाट दर्रे से होकर गुजरता है। एक और दर्रा है ये वाला, इसे कहते हैं थालघाट दर्रा। थालघाट मुंबई से बाहर निकलकर कोलकाता तक जाने वाला मार्ग इसी दर्रे से जाता है। मुंबई से कोलकाता के लिए जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? थालघाट दर्रे से। केरल में पाए जाने वाले सदाबहार वन इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, ये हो गई पश्चिमी घाट पर्वत की बात। अब चलते हैं थोड़ा सा पूर्व की तरफ। पूर्वी घाट पर्वत मैंने पहले भी आपको बताया है कि पश्चिमी घाट की तरह समानांतर न होकर कटे फटे टुकड़ों में है। ये कटा फटा क्यों है? था तो ये भी एक जैसा ही, लेकिन आप जानते हैं कि इस जो पठार प्रदेश है इसका ढाल किधर है? पूर्व की तरफ। नदियां बहती हैं और नदियां अपने रास्ते में आते ही पर्वत को काट देती हैं। इसलिए जहां जहां से नदियां गुजरती हैं, सैकड़ों नदियां जाती हैं इधर से, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सारी नदियां और इनके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं। अगर आप एटलस का भौतिक भारत मानचित्र देखो तो उसमें सैकड़ों नदियां आपको नजर आएंगी। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, रास्ते में आए हुए पर्वतों को काटती रहती हैं, पाटती रहती हैं। यहां पर मुख्य मुख्य कौन कौन से पर्वत हैं मैंने आपको दिखाया। तमिलनाडु में ये 3 पर्वत हैं। तमिलनाडु में 3 पर्वत हैं। कौन कौन से हैं? जावारी, सेवाराय, पंचामलाई। जावारी, सेवाराय, पंचामलाई तीनों पर्वत कहां स्थित है? तमिलनाडु में। चौथा और है एक सिरुमलाई, इसके नीचे यहां पर सिरुमलाई। मलाई शब्द ज्यादा आ रहा है ना? पंचामलाई, सिरुमलाई, अन्नामलाई, इधर मलाई शब्द का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ये चारों के चारों पर्वत कहां पाए जाते हैं? तमिलनाडु में हैं। यहां ये किस चट्टानों से बने हैं? चारकोनाइट चट्टान से बने हैं। चारकोनाइट चट्टान से निर्मित है। इन पर्वतों पर चंदन व सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। जब मैं आपको वन पढ़ाऊंगा तब विशेष और जानकारी दूंगा। चंदन और सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं इन पहाड़ों पर। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में 2 पर्वत श्रेणियां आपको नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में 2 पर्वत श्रेणियां आपको नजर आ रही हैं। पहली है नल्ला मलाई, फिर मलाई आ गई, नल्ला मलाई। पहली पर्वत श्रेणी है नल्ला मलाई और दूसरी है वेलिकोंडा। वेलिकोंडा। इधर एक और पर्वत श्रेणी पहले या तब आंध्र प्रदेश में ही थी, लेकिन अब यह आंध्र प्रदेश में न होकर तेलंगाना में चली गई है।
इसका नाम है शेषाचेलम। शेषाचेलम श्रेणी कहां है? तेलंगाना में स्थित है। और ऊपर उड़ीसा में एक पर्वत श्रृंखला नजर आए आपको, जिसका नाम है महेंद्रगिरी। बहुत सारी जानकारियां हैं इनके बारे में, लेकिन सभी जानकारियां मैं नहीं दे पाऊंगा। ये एक पर्वत श्रेणी है राजमहल, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है, राजमहल के बारे में। महेंद्रगिरी उड़ीसा में, शेषाचेलम तेलंगाना में, नल्लामलाई और वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में, जवारी, सेवाराय, पंचामलाई और सिरुमलाई ये तमिलनाडु में स्थित है। पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, सौराष्ट्र तट का हो गया। ऐसे करके हमने प्रायद्वीपीय भारत यहां समाप्त किया है। अब मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, प्रश्न हैं आपसे। उन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में दीजिए। पहला प्रश्न, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तथा किस पर्वत पर स्थित है? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तथा कौन से पर्वत पर स्थित है? दूसरा प्रश्न, अरावली का दक्षिणी पश्चिमी छोर कौन सा है? अरावली का दक्षिणी पश्चिमी छोर कौन सा है, अर्थात अरावली दक्षिणी पश्चिम में कहां से प्रारंभ होती है? अगला प्रश्न, नीलगिरी गांठ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी गांठ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और सबसे अंतिम प्रश्न, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला कहां पाया जाता है? पढ़ाया हुआ नहीं है, आपको ढूंढ कर देना है। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला कहां पाया जाता है? भारत में बिटुमिनस लिग्नाइट प्रकार का कोयला बहुत पाया जाता है, लेकिन एंथ्रासाइट सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है, वो कहां पाया जाता है? उसे आप अपनी किताब में आसपास के मतलब कहीं भी किसी भी सोर्स से ढूंढकर मुझे जवाब दीजिए। धन्यवाद।